अब हमें डर नहीं गुमराही का, क्योंकि हर रास्ता मंजिल तक जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिशा एकेडमी अतरौलिया में। आज से हम लोग नंबर सिस्टम में एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी आज हम लोग शुरुआत करते हैं। यदि a, b और n अभाज्य संख्याएं हैं, यदि a, b और n अभाज्य संख्याएं हैं तो a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n विषम संख्या है, जहां n विषम संख्या है का एक कॉमन फैक्टर होगा, इसका एक कॉमन फैक्टर होगा a प्लस b। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, n की जगह पे अगर मान लीजिए हमने 3 रख दिया, a की पावर n प्लस a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, a की पावर 5। दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a की पावर 4 माइनस a क्यूब b प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a माइनस a b क्यूब प्लस b की पावर 4। तो इन दोनों में जहाँ घातें विषम हैं, a की पावर विषम है और b की पावर विषम है और दोनों पावर समान हो, तो a प्लस b एक कॉमन फैक्टर जरूर बनता है। इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड a प्लस b जरूर रहेगा। a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ n एक विषम संख्या है, जहाँ n एक विषम संख्या है, जहाँ n एक विषम संख्या है, इनका एक कॉमन फैक्टर होगा a प्लस b। दूसरा पॉइंट, a की पावर n माइनस b की पावर n, जहाँ n एक विषम संख्या है, जहाँ n एक विषम संख्या है, इसका एक कॉमन फैक्टर होगा a माइनस b। यानी a की पावर n प्लस b की पावर n में n अगर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो इसका कॉमन फैक्टर होगा a प्लस b, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा a प्लस b। और a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर n विषम संख्या है तो इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा a माइनस b। ठीक है, अब देखिए, a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर n एक सम संख्या है, अगर n एक सम संख्या है तो इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n, जहाँ n एक सम संख्या हो, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड a माइनस b और a प्लस b दोनों होगा। इनके दो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, एक a माइनस b और एक a प्लस b। इसके लिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पावर सम लेनी है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, तो अगर a की पावर n माइनस b की पावर n में n अगर सम संख्या है तो इसके दो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, एक a माइनस b और दूसरा a प्लस b। और अगर a की पावर n प्लस b की पावर n में n सम संख्या है तो इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है,
तो आज हमने जो 4 चीज़ें अभी सीखी हैं उसको एक पॉइंट बना के नोट कर लेंगे। उसको पॉइंट बना के नोट करेंगे कि अगर a, b और n प्राकृतिक संख्याएं हैं, a, b, n प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। n अगर विषम है, n अगर विषम है तो a की पावर n प्लस b की पावर n का कॉमन फैक्टर होगा a प्लस b, ठीक है। और n अगर विषम है, n के विषम होने पर a की पावर n माइनस b की पावर n का कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, a माइनस b, ठीक है। और अगर n सम है, और n सम है तो a की पावर n प्लस b की पावर n का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। और अगर n सम है तो a की पावर n माइनस b की पावर n के 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, एक a प्लस b और दूसरा a माइनस b। ये 4 पॉइंट हैं जो हमें नोट करने हैं, ठीक है। a, b और n अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं, जहां n विषम संख्या है तो a की पावर n प्लस b की पावर n का उभयनिष्ठ गुणनखंड a प्लस b होगा। n अगर विषम संख्या है और a की पावर n माइनस b की पावर n का उभयनिष्ठ गुणनखंड a माइनस b होगा। n अगर सम संख्या है तो a की पावर n प्लस b की पावर n का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। और a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर n सम संख्या है तो इसके 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, एक a प्लस b और एक a माइनस b। अब इस पर हम लोग कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। कुछ सवाल करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। सवाल दिया हुआ है कि 8 की पावर, क्वेश्चन नोट करते हैं हम लोग। सवाल क्या दिया हुआ है कि 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, का एक गुणनखंड क्या होगा, का एक गुणनखंड बताइए। ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 86, 89, 88 और नन ऑफ दीज, ठीक है। सवाल हमारा दिया हुआ है 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का एक गुणनखंड निम्न में से क्या होगा, जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। हमने देखा कि किसी भी संख्या में 8 की पावर 2k है, किसी भी संख्या में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए, किसी भी संख्या में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो वह संख्या सम संख्या हो जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए 3 दिया हुआ, 3 में 2 से गुणा करा हमने 6, 6 एक सम संख्या है, ठीक है। 4 ले लिया, 4 में 2 से गुणा करा 8, 8 भी एक सम संख्या है। 7 ले लिया, 7 में 2 से गुणा करा 14, यह एक सम संख्या। यानी किसी भी संख्या में हम 2 से गुणा करें, चाहे वह सम हो या विषम हो, तो हमें 2 से गुणा करने के बाद वह संख्या सम प्राप्त होती है, ठीक है। तो 8 की पावर 2k और 5 की पावर 2k, मतलब 8 की पावर सम संख्या है और 5 की पावर भी सम संख्या है। और किसी की पावर अगर सम संख्या में हो तो प्लस होने पर उसका कोई भी गुणनखंड नहीं बनता है, ठीक है। तो उसका कोई भी गुणनखंड नहीं बनता है। इसका एक ऑप्शन ये कर लेते हैं 85, ठीक है। अगर नन ऑफ दीज भी होगा तो 89 और नन ऑफ दीज दोनों सही हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने एक ऑप्शन 89 कर लिया ताकि इस सवाल को सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि इनकी घात को पहले विषम बनाते हैं। इनकी घात को विषम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 की पावर 2 की पावर k प्लस 5 की पावर 2 की पावर k, यानी इनकी घात को हमने विषम बना लिया। तो अब यह क्या हो गया, 64 की पावर k
प्लस 25 की पावर के, 64 की पावर के और 25 की पावर के। अब के एक विषम संख्या है, ठीक है, सवाल में दिया हुआ है कि के एक विषम संख्या है। जब के एक विषम संख्या है तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 64 प्लस 25, 64 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 89, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के, जहाँ के एक विषम संख्या है, का एक गुणनखंड निम्न में से क्या होगा। जो ऑप्शन नीचे 4 दिए हुए हैं इनमें से, ठीक है। तो पहले हमने के को विषम बनाया, ठीक है, पहले हमने घात को विषम बनाया। सवाल में दिया हुआ है कि के एक विषम संख्या है, तो हमने पहले घात को विषम बना लिया, क्योंकि सम बनाने पर इनका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा और 4 ऑप्शन में से हमें एक गुणनखंड बताना है, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसकी घात को सम बनाया, सम बनाने के बाद विषम बनाया, विषम बनाने के बाद हमने जो अभी फार्मूला हमने सीखा था, इनकी घात अगर विषम है तो इनका एक कॉमन फैक्टर a प्लस बी होगा। तो हमने कॉमन फैक्टर a प्लस बी से इसका आंसर सॉल्व कर लिया, ठीक है, इसका आंसर निकाल लिया। एक और सवाल सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 में 97 की पावर 97 में यदि 32 से भाग दें, यदि 32 से भाग दें तो शेष क्या होगा। ठीक है, हमारे ऑप्शंस हैं 5, 2, सी है 0 और डी है 7। ये 4 ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। सवाल है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 में यदि 32 से भाग दें, यदि 32 से भाग दें तो शेष क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें से पता करेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या है। सबसे पहले हम क्या पता करेंगे कि हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंड में हमने देखा यदि घातें विषम हैं, यदि घातें विषम हैं तो इनका योग एक इनका कॉमन फैक्टर होता है। अगर घात विषम है तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 127 प्लस 97। 127 प्लस 97 बराबर 224, यानी इनका एक कॉमन फैक्टर 224 है। यानी यह संख्या जो है, दी हुई संख्या 224 से ज़रूर कटेगी। यदि संख्या 224 से कट रही है तो संख्या क्या हो सकती है, संख्या हो सकती है 224 प्लस समथिंग। ठीक है, 224 प्लस समथिंग ये संख्या होगी। इसको हमें 32 से भाग देना है, इसको डिवाइड करेंगे। अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं तो ये 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा और संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। जब संख्या पूरी तरह से कट गई तो शेष क्या बचेगा, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। अगर 32 से 224 पूरी तरह कट जाता है तो इसमें कुछ भी शेष नहीं बचेगा, अतः इसका शेष क्या होगा, 0 होगा। यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर के माध्यम से हम ऐसे सवालों को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल एग्ज़ाम्स में, अच्छे एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं। हमने 2 सवाल कॉमन फैक्टर पे लगाए हैं। एक और सवाल सॉल्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल दिया हुआ है कि 756 की पावर 273, 756 की पावर 273 माइनस 412 की पावर 273, 412 की पावर 273 का एक गुणनखंड, का एक गुणनखंड
का एक गुणनखंड बताइए। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके 344, 434, 612 और नन ऑफ दीज, ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, पावर इसकी विषम है सवाल में, जो अभी हमने फार्मूला नोट किया था कि a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर n एक विषम संख्या है तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, a माइनस बी। तो इसका एक फैक्टर जो है, जो कॉमन फैक्टर, एक ज़रूर फैक्टर इसका बनेगा, वह क्या फैक्टर बनेगा, a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब 756 माइनस 412। 756 में से अगर 412 हम घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 344, यानी 344 निश्चित ही इसका एक गुणनखंड होगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, एक और बहुत बेहतरीन सवाल इस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल दिया हुआ है 341 की पावर 218, 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर, माइनस 156 की पावर 218 में, 156 की पावर 218 में यदि हम 259 से भाग दें, यदि हम 259 से भाग दें तो शेष क्या होगा। ठीक है, तो शेष क्या होगा, पावर अगर सम है, पावर अगर सम है तो हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर n एक सम संख्या है तो इनके दो उभयनिष्ठ गुणनखंड बनेंगे, एक a माइनस बी बनेगा और एक a प्लस b बनेगा। ठीक है, तो इनके दो कॉमन फैक्टर होंगे, एक 341 माइनस 156 होगा एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर इसका बनेगा 341 प्लस 156। तो पहले को हम निकालते हैं, पहले इसको माइनस करते हैं, ये क्या बन जाएगा, 6 1 7 5 4 9 3 1 4। एक इसका कॉमन फैक्टर 497 होगा और एक इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 11 में से 6 जाए 5, 13 में से 5 जाए 8 और 185। इसके दो कॉमन फैक्टर बनेंगे, एक 185 होगा और एक 497 होगा। इसको हमें 259 से भाग देनी है, यानी 185 गुणे 497 बटे में 259, तो शेषफल 0 आएगा। तो इसका शेषफल 0 आएगा। ठीक है, तो हमने कॉमन फैक्टर में आज ये चीज़ सीखी है, कॉमन फैक्टर में कि अगर पावर सम है, a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n एक सम संख्या है तो इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, और a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर n सम संख्या है तो इसके दो उभयनिष्ठ गुणनखंड बनेंगे, एक a प्लस b और एक a माइनस b। और a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर n विषम संख्या है तो इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड बनेगा a प्लस b, और a माइनस b, सॉरी a पावर n माइनस b की पावर n में अगर n विषम संख्या है तो इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड बनेगा a माइनस b। ठीक है, अब हम लोग गुणनखंडों की संख्या सीखने का प्रयास करते हैं कि कैसे गुणनखंडों की संख्या पता करते हैं।
नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, जैसे हेडिंग लगा लेंगे हम लोग गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, पहले इसके बारे में पता करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे जैसे फार्मूले बनते जाएंगे मैं आपको फार्मूला नोट कराता जा रहा हूँ। जैसे आपको दिया हुआ है कि 72 एक संख्या दी हुई है, इनके गुणनखंडों की संख्या बताइए कि 72 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। 72 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, किससे किससे कट जाएगा, इसके क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं पहले ये देखेंगे। 72 के गुणनखंड क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, 12 के बाद 18 है, 24 है, 36 है और 72 है। तो इनके गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 72 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, 72 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, 12। तो इस तरह से बना के गिनना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जब कोई संख्या बड़ी दी हुई है। तो इसको छोटा करने के लिए हम गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करते हैं कि पहले हम 72 का अभाज्य गुणनखंड पता करते हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, मैं 2 से भाग दिया 36, फिर 2 से भाग दिया 18, फिर 2 से भाग दिया 9, फिर 3 से भाग दिया 3। जब तक हमें 1 ना प्राप्त हो जाए, तब तक हम इनके गुणनखंडों की संख्या तोड़ते, जब तक इसको तोड़ते जाएंगे तो गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। ठीक है, इसको हमने अगर 72 को लिख दिया अभाज्य गुणनखंडों में तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। अब गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, जो भी पावर दी हुई है, जो भी घात दी हुई है उनमें 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ दिया। ठीक है, 3 + 1 गुणे, इसकी घात 2 है तो इसकी घात, इसको 2 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, 3 1 4 गुणे 2 1 3, 4 3 12। ठीक है, यहाँ भी 12 था और यहाँ भी 12 आया, तरीका बदल देने से कभी उत्तर नहीं बदलता है। ठीक है, तो 72 के गुणनखंडों की संख्या 12 है और इस तरह से हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के गुणनखंडों की संख्या पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम फार्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए संख्या दी हुई है n को हम लिखेंगे अभाज्य गुणन के रूप में a की पावर p प्लस b की पावर q प्लस c की पावर r। ठीक है, तो गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, p + 1 गुणे q + 1 गुणे r + 1। ठीक है, संख्या को हम पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद उनकी घातों में 1 1 जोड़ के गुणा करते चले जाएंगे, हमें कुल गुणनखंडों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, अब जैसे अगर आपको निकालना हो, एक सवाल दिया जाए आपको कि 2160 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, 2160 के गुणनखंडों की संख्या। तो पहले इसको अभाज्य गुणनखंडों में बदलेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा,
2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1। इसको अगर अभाज्य गुणनखंड में बदलते हैं, अगर इसको अभाज्य गुणनखंड में बदलते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 5 गुणे 5 की पावर 1। अब कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? कुल गुणनखंडों की संख्या, जो फार्मूला अभी हमने आपको ऊपर लिखवाया है, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, इनकी घात में 1 जोड़ते चले जाएंगे और उनका आपस में गुणा कर देंगे। 4 प्लस 1 3 प्लस 1 और 1 प्लस 1, तो 4 1 5 3 1 4 और 1 1 2, 5 चौके 20 दूना 40। तो 2160 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, इसके गुणनखंडों की संख्या हो गई 40। ठीक है। अब इसमें इसी सवाल में जैसे कुल गुणनखंडों की संख्या हो गई, तो इसमें और चीज़ें पूछता है, जैसे सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, और इन गुणनखंडों का योग बताइए, सम गुणनखंडों का योग बताइए और विषम गुणनखंडों का योग बताइए। तो सारी चीज़ को हम लोग अब सीखते हैं। इसी सवाल में पहले हम लोग सारी चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद फिर दूसरा सवाल आगे करते चले जाएंगे। ठीक है। तो 2160 का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 की पावर 4 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। इनके कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 5 गुणे 4 गुणे 2 यानी 40। ये हो गई कुल गुणनखंडों की संख्या। 5 कैसे आया, घात में 1 जोड़ा, 4 में 1 जोड़ा 5, 3 में 1 जोड़ा 4, 1 में 1 जोड़ा 2, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो गई कुल गुणनखंडों की संख्या। अब अगर हमसे पूछ ले सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या में क्या करते हैं, जो ऊपर अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है उनमें एक एक जो जोड़ते थे हम लोग, उसमें 2 की घात में 1 ऐड नहीं करेंगे, 2 की घात एज इट इज लिख देंगे। जो 2 की पावर रहेगी उसको हम वैसा ही लिख देंगे, गुणे अन्य जितनी भी संख्याएं हैं उनकी घात में 1 जोड़ते चले जाएंगे। तो 3 की घात में 1 जोड़ लिया, गुणे 5 की घात जो है उसमें 1 जोड़ लिया, तो 4 गुणे 4 गुणे 2, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 32। कुल गुणनखंडों की संख्या 40। तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, सम और विषम गुणनखंडों दोनों की संख्या का योग कुल गुणनखंडों की संख्या के बराबर होता है। अगर कुल गुणनखंड 40 है, सम गुणनखंड 32 है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या 8 हो जाएगी। अगर ये सब नहीं भी दिया है तो हम पता कैसे करेंगे, विषम गुणनखंड पता करने के लिए जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है इसमें 2 को छोड़ देते हैं, 2 जो है इसको छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ें एज इट इज़ करते जाते हैं। तो 3 की पावर दिया हुआ है 3, तो 3 की पावर में 1 जोड़ देंगे, गुणे 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर में भी 1 जोड़ देंगे। ठीक है। तो 3 1 4 गुणे 1 1 2, 4 दूना 8। 3 की पावर 3 है तो 3 1 जोड़ के 4, 5 की पावर 1 है तो उसमें 1 जोड़ दिया 2, तो 4 दूना 8। सम गुणनखंडों की संख्या 32, विषम गुणनखंडों की संख्या 8 और कुल गुणनखंडों की संख्या हो गई 40। ठीक है। अब अगर पूछ ले इनका योग, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है उनकी घात को 0 से लेके जहाँ तक निकाला है वहाँ तक जोड़ते जाते हैं और उनका आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 0 से 2 की पावर 4 तक लिखेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 गुणे
3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 तक इसको लिखेंगे। गुणे 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 इसको लिखेंगे। यह क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 हो जाएगी 4, 2 की पावर 3 हो जाएगी 8, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। गुणे 3 की पावर 0 हो जाएगा 1, 3 की पावर 1 हो जाएगा 3, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9 और 3 की पावर 3 हो जाएगा 27। गुणे 5 की पावर 0 हो जाएगा 1 और 5 की पावर 5 हो जाएगा 6। इनका योग क्या हो जाएगा, 16 4 20 10 30 1 31, गुणे 29 27 3 30 10 40 और गुणे 6। इनका हम लोग गुणा कर लेंगे, जो हमारा उत्तर आएगा वही इनका योग हो जाएगा। इनका उत्तर क्या आ जाएगा, 7440। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, पहले इनका अभाज्य गुणनखंड कर लिया हमने, फिर कुल गुणनखंडों की संख्या इनकी घातों में एक एक जोड़ के गुणा कर दिया तो हमें कुल गुणनखंडों की संख्या पता चल गई। ठीक है, इनकी घातों में जो भी संख्या दी हुई है उसको अभाज्य गुणनखंड में हमने तोड़ लिया और अभाज्य गुणनखंड की जो घातें आई हैं घातों में एक एक जोड़ के हमने गुणा कर लिया तो हमें कुल गुणनखंडों की संख्या पता चल गई। अगर आपसे पूछ ले कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए तो सम गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए क्या करते हैं कि 2 की पावर जितनी है उतना ही लिखेंगे, उसमें 1 नहीं जोड़ते हैं। बाकी 3 की पावर या अन्य जितनी भी अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं उनकी पावर में 1 1 जोड़ते जाएंगे, उनकी घात में 1 1 जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ 2 की पावर 4 थी तो हमने 4 लिख लिया, 3 की पावर 3 थी तो 3 प्लस 1, 5 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, तो इनका हमने गुणा कर लिया, 4 4 और 2 का गुणा कर दिया 32। तो सम गुणनखंडों की संख्या पता चल गई 32। अगर आपसे पूछे विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या में जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसमें 2 जितना भी आता है, 2 की जितनी भी पावर आती है उसको छोड़ देते हैं, 2 की पावर छोड़ के बाकी चीज़ों को जैसे हम निकालते चले आ रहे हैं कुल गुणनखंडों की संख्या या सम गुणनखंडों की संख्या वही करते हैं, उनकी घातों में 1 1 जोड़ते चले जाएंगे। तो विषम गुणनखंड पता करने के लिए हमने 3 की पावर 5 की पावर या जितनी भी विषम गुणनखंड है उनमें 1 1 जोड़ते चले जाएंगे। 3 की पावर 3 थी तो 1 जोड़ लिया, 5 की पावर 1 थी तो उसमें 1 जोड़ लिया, तो 4 और गुणे 2 यानी 8। विषम गुणनखंडों की संख्या पता चल गई 8। कुल गुणनखंडों की संख्या घात में 1 1 1 जोड़ते चले जाएंगे, उनका गुणा कर लेंगे। सम गुणनखंडों की संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं कि 2 की पावर को एज इट इज रखते हैं, बाकी जितने भी संख्याएं हैं उनकी पावर में 1 1 जोड़ के गुणा कर देते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या पता करने के लिए 2 को एकदम ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं, बाकी अन्य जितनी भी संख्याएं हैं उनकी घातों में 1 1 जोड़ के गुणा करते चले जाते हैं। और गुणनखंडों का योग पता करने के लिए हम लोग करते हैं जितनी भी अभाज्य गुणनखंड जितनी भी संख्याओं के जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनकी 0 से लेके जितनी भी घातें आई हैं वहाँ तक पावर लगाते चले जाते हैं, उनको जोड़ लेते हैं और उनका फिर आपस में गुणा कर लेते हैं। जैसे 2 की पावर 4 था तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, यानी जितनी पावर है 0 से लेके वहाँ तक जोड़ते चले जाएंगे और जितनी संख्याएं हैं सबके साथ ऐसा करेंगे और उनको जोड़ के उनके मानों का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें कुल गुणनखंडों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और है कि सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। ठीक है, हमने क्या क्या सीख लिया, गुणनखंडों की संख्या पता करना सीख लिया, सम गुणनखंडों की संख्या पता करना सीख लिया, विषम गुणनखंडों की संख्या पता करना सीख लिया और कुल गुणनखंडों का योग पता करना सीख लिया। अब हम इसमें सीखेंगे कि सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं और विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं।
सम गुणनखंडों का योग निकालते समय 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 1 से शुरू करते हैं, यानी 2 की पावर, जैसे हम कुल गुणनखंडों की संख्या में 2 की पावर 0 से शुरू करते थे, यहाँ 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इनको अब हम हल करेंगे। ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 क्या है 4 है, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 गुणे 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 गुणे 5 की पावर 0 होगा 1, 5 की पावर 1 होगा 5, 16 4 20 10 30 गुणे 40 गुणे 6, 30 गुणे 40 गुणे 6 क्या हो जाएगा, 4 3 12 6 72। सम गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा 7200, ठीक है। अगर आपसे पूछे विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग पता करते समय हम 2 को बिल्कुल पूरी तरह से भूल जाएंगे, 2 को भूल जाएंगे, बाकी वही प्रक्रिया जो करते चले आ रहे हैं वो अन्य संख्याओं के साथ करेंगे। जैसे 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 तक गुणे 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इनको जोड़ के आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, किसी की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27 गुणे 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 27 3 30 10 40 1 41 40 40 गुणे 6 कितना हो जाएगा 240। विषम गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा 240, सम गुणनखंडों का योग क्या आ गया 7200। तो हमने आज क्या क्या सीख लिया, कुल गुणनखंडों की संख्या पता करना, कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करेंगे, कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। ये 5 चीज़ें हमने पता कर ली, उसको अच्छे से हमने सवाल भी लगाया। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये 4200 सवाल दिया हुआ है आपको, 4200 एक संख्या दी हुई है, इसके गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और उनके योग, अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।